हेलो हाय आप सभी को। तो आज एक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जो एक टॉपिक है जो साइको एनालिसिस की या साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी है, आप जिसे मनोलैंगिक विकास भी कहते हैं हम जिसको हिंदी में, उसकी थ्योरी का एक हिस्सा है ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, या हिंदी में जिसे कहें एडिपस मनोग्रंथि या इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो है ये यौन विकास के मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक पहलुओं से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसे दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने और इसमें ग्रीक माइथोलॉजी भी शामिल है। तो हम देखेंगे कि कैसे ग्रीक माइथोलॉजी शामिल है इसमें और क्या इंटरेस्टिंग कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं। तो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिगमंड फ्रॉइड कौन थे। तो सिगमंड फ्रॉइड वैसे तो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारी जो मनोवैज्ञानिक थ्योरियां हैं ये दी हुई थी। तो ये एक मनोविज्ञान सिद्धांत से पता चलता है कि जब कोई भी व्यक्ति जो है उसका व्यक्तित्व का निखार होता है तो कामुकता उसके जीवन में, जो भी सेक्सुअल फीलिंग्स है वो उसके जीवन में अलग अलग चरणों के माध्यम से विकसित होती है। प्रत्येक चरण में अलग अलग आनंद आपको कि आनंद की इच्छाएं होती है हमें, कि हर एज में, हर एक डिफरेंट एज में अलग अलग आनंद हमें चाहिए होता है। इन यौन ऊर्जाओं का विशिष्ट कामुक भावनाएं जो होती हैं इनका एक केंद्र होता है शरीर में, और ये विभिन्न भागों में मौजूद रहता है। तो इसका जो है उन भागों में रक्त संचार भी उस एज टाइम पे बढ़ा हुआ रहता है। तो ये जो थ्योरी है ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। ये न्यूरोलॉजिस्ट तो थे ही, साथ में साइको एनालिस्ट भी थे। तो ये क्या थे कि मनोविश्लेषण कहा जाता है जैसे हिंदी में। तो ये विश्लेषण भी करते थे कि कैसे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे बुद्धि जो है हमारी विकसित हो रही है, इस पे ये चर्चा किया करते थे। तो प्रत्येक चरण जो रहता है, मतलब जैसे इन्होंने जो इनकी थ्योरी है उसके हिसाब से 5 चरणों में विकास हो रहा है जो हमारा मनोलैंगिक है, जो यौन जो विकास है वो जो है 5 चरण में हो रहा है। तो प्रत्येक चरण में शरीर का एक आनंद क्षेत्र होता है, यानी इनके हिसाब से 5 ऐसी जगह हैं जहाँ जहाँ पे वो जो आनंद का क्षेत्र है, यानी कि उस उम्र में उस हिस्से में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ये बचपन से लेकर जवानी तक के या उससे आगे मौत तक की थ्योरी है जिसमें आपका जो मानसिक विकास है वो हो रहा है। तो इन जो क्षेत्र हैं, जो ये आनंद के क्षेत्र हैं, इसे इरोजेनस जोन कहा जाता है, जो इंग्लिश में बोला जाता है इरोजेनस जोन, या फिर हिंदी में आनंद क्षेत्र बोला जाता है। तो फ्राइड का ये मानना था कि ये जो कामोत्तेजक क्षेत्र हैं या आनंद या निराशा के स्रोत बनते हैं या आगे चलकर जो अंततः किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में प्रभाव डालते हैं। तो ये सिगमंड फ्रॉइड जी है जो ये ऐसा मानते थे। तो अब हम देखते हैं कि मनोलैंगिक विकास क्या होता है, क्योंकि हम ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है उसके पीछे की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो किस चीज़ का हिस्सा है वो देखते हैं, किस जो थ्योरी है उसका हिस्सा है। तो ये मनोलैंगिक विकास क्या है, यानी कि जो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी है जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी उसका एक हिस्सा है, उसके बारे में हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रॉइड ने दिया, ये तो मैंने आपको बताया, जो एक मनोवैज्ञानिक है। ये सिद्धांत जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व और कामुकता जीवन के 5 चरणों से होकर गुजरती है, ऐसा बोलता है। इन चरणों में शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऊर्जा केंद्रित है, और मानना ये था कि बचपन के अनुभव से ही इन व्यक्तित्व का विकास होने वाला है। तो ये चरण जो है इसका नाम हिंदी में मौखिक चरण, गुदा चरण, लिंगीय चरण, सुप्त चरण और जननांग चरण था। अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो ओरल स्टेज है, एनल स्टेज है, जो जगह के हिसाब से, ओरल मतलब मुख होता है, एनल स्टेज जो रहता है वो पॉटी ट्रेनिंग और इससे रिलेटेड है, फैलिक स्टेज है जिसमें हमें लिंग भेद पता चलेगा, लेटेंसी स्टेज है जिसमें मनोलैंगिक कुछ विकास नहीं हो रहा है, सुसुप्त अवस्था है, और जेनाइटल स्टेज है जिसमें पूर्ण विकास हो चुका है। तो ये सिगमंड फ्रॉइड का जो है मनोलैंगिक विकास का ये थ्योरी है। तो इसी चीज़ को एक बार हम स्टेजेस में देख लेते हैं कि ये ओरल स्टेज है जो जन्म से 1 साल तक है, फिर एनल स्टेज आएगा जो 1 से 3 साल है, फैलिक स्टेज जो 3 से 6 साल आएगा, लेटेंट स्टेज 6 साल से प्यूबर्टी तक, और प्यूबर्टी से एडल्टहुड तक जेनाइटल स्टेज माना जाता है, जो ये साइकोसेक्सुअल में मनोलैंगिक विकास के जो स्टेजेस हैं सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से। तो अब साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट या ये विकास क्या होता है। तो फ्रायड का मानना था कि किसी भी व्यक्ति के बचपन के अनुभव जो होते हैं वो सीधे और बहुत हद तक उसके जो वयस्कता को प्रभावित करने वाले हैं, यानी बचपन में
जो उनका डेवलपमेंट होना है अगर वो वैसे नहीं हुआ तो बाद में व्यक्तित्व जो है उससे प्रभावित होगा। तो प्रत्येक चरण के संघर्ष जो होते हैं उससे आपको पार पाके, यानी बचपन से लेकर हर उम्र का एक संघर्ष होता है, उस संघर्ष से हमें आगे बढ़ना रहता है। और अगर हम ठीक और अच्छे तरीके से उससे आगे बढ़ गए तो हम एक अच्छे विकसित व्यक्ति, मानसिक तौर पर विकसित व्यक्ति बन पाते हैं। तो जैसे कि उदाहरण लेते हैं शैशवावस्था जो रहती है, यानी बचपन का शिशु अवस्था जो रहती है, जिसे ये फर्स्ट स्टेज या मौखिक अवस्था भी बोला जाता है, ओरल स्टेज बोला जाता है। इसमें बच्चों की क्या आदत रहती है? अंगूठा चूसने की आदत रहती है। और तो इसके लिए ये ओरल स्टेज जो है, यानी कि मुख का हिस्सा जो है वो ऊर्जा का केंद्र है, वहीं पे आपका ध्यान है, वहीं से आपको पोषण मिल रहा है, तो आपका पूरा ध्यान जो है वो वहीं पे है। तो ऐसे महत्वपूर्ण समय में शिशु की देखभाल जो रहती है वो वैसे तो माँ बाप ही करते हैं, तो शिशु जो है वो अपने देखभाल करने वाले पर बहुत विश्वास विकसित करता है। यानी कि इस स्टेज में बच्चे को अपने माता पिता के प्रति एक विश्वास विकसित होता है, क्योंकि वो उसका पोषण कर रहे हैं। अब इसमें इस स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए संघर्ष कब पैदा होता है? जब आप ये आदत छुड़ाने की कोशिश करते हैं, जो दूध पीने की आदत है वो छुड़ाने की कोशिश करते हैं, या अंगूठा चूसने की आदत जो है वो छुड़वाने की कोशिश करते हैं, तो एक संघर्ष पैदा होता है बच्चे के मन में, क्योंकि ये उसका डेवलपमेंट है। अब तक तो उसे यही लगता है कि मेरा जीवन यही है, पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा हम छुड़वाने की कोशिश करते हैं, स्तनपान छुड़वाने की कोशिश करते हैं, तो संघर्ष पैदा होता है और विकास का एक स्टेज वो क्रॉस करते हैं। तो ऐसे ही हर स्टेज जो है वो क्रॉस करके बच्चा जो है एक विकसित प्राणी बनता है। तो ऐसे स्टेजेस को अगर ठीक से संभाला जाए तो जीवन में जो है आगे चलकर बच्चे जो हैं अच्छे से विकसित होते हैं। और अगर ये जो है शिशु वाले स्टेज को अच्छे से नहीं संभाला जाए तो आगे जाकर उन्हें धूम्रपान की आदत होती है, या नाखून चबाने की आदत होती है, या वो नर्वस हो जाते हैं। इस प्रकार की समस्याएं उनके में उत्पन्न होती है। तो ऐसा माना गया है कि अगर ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो आपके कोई ना कोई स्टेज, जो 1 2 3 4 5 है, कोई ना कोई स्टेज में फिक्सेशन हुआ है। फिक्सेशन यानी कि कोई भी अवस्था जो होगी किसी भी स्टेज में, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं निपटा और बच्चा वहीं अटका रहा। अब ऐसा है कि ये सब चीज़ें मनोवैज्ञानिक है ना, तो ये और बहुत छोटे बच्चों पे है, तो वो ये बता नहीं सकते, पर अगर वो वहीं अटके रह गए, अगर वो सही समय पे उनको स्तनपान नहीं छुड़ाया गया या फिर अंगूठा चूसने की आदत नहीं छुड़वाई गई, तो वो उसके बौद्धिक विकास पे बहुत असर डालेगी। या फिर अगर हम आगे के स्टेजेस की बात करें तो जो दूसरे स्टेजेस हैं, एनल स्टेजेस हैं, अगर उन्हें पॉटी ट्रेनिंग नहीं दी गई, वो अपने आप से पॉटी नहीं जा पा रहे हैं, ज़्यादा डिले हो गया, या हमने उन्हें 3 साल से पहले ही पॉटी ट्रेनिंग देनी चालू हो गई और हम गुस्सा करने लग गए उस पर कि आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, पर वो उसकी उम्र नहीं है। तो बच्चा हमेशा इससे पीड़ा से ग्रसित रहेगा, उसे ऐसा लगेगा कि मैं उस लायक नहीं हूँ कि कुछ काम ठीक से कर सकूँ। तो ये चीज़ जो है वो बड़े होने के बाद दिखेगी, अगर ये सही समय पे नहीं होता है तो ये सारी उसी मनोविज्ञान की थ्योरियाँ हैं। तो मनोविज्ञान में यौन फिक्सेशन तब बोला जाता है, वह धारणा है जिसमें किसी व्यक्ति की कामेक्षा या यौन ऊर्जा जो है वो किसी भी एक स्टेज में मनोलैंगिक अवस्था में अटक जाती है, या हस्तक्षेप के बिना ऐसी ही बनी रहती है। यानी कि हमने हस्तक्षेप नहीं किया, हमने सोचा कि बच्चा खुद से छोड़ देगा और हमने अगर उसे कंटिन्यू रहने दिया। वैसे तो बच्चे खुद से छोड़ते हैं, पर अगर हमने सही समय पे ध्यान नहीं दिया तो जो है फिक्सेशन होता है, अटकाव होता है। तब बच्चे जो हैं आगे जाके जब वो युवावस्था में आते हैं तो ऐसे सिम्टम्स शो करते हैं कि उससे पता चलता है। तो फ्रायड के जो मनोविश्लेषण थे, इसके सिद्धांत के हिसाब से व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रारंभिक जीवन में लगभग 5 वर्ष की आयु में निर्धारित होना चालू हो जाता है। तो 1 से 3 तक तो उसको कुछ ज़्यादा याद नहीं आता है, 1 से 3 साल तक, लेकिन 5 वर्ष की आयु में से फर्क पड़ना चालू हो जाता है। तो यदि कोई मुद्दा किसी विशेष विकास अवस्था के दौरान उत्पन्न होता है तो उसका उचित समाधान अगर नहीं किया जाता है तो वो मुद्दा वैसे ही का वैसा रहता है और बाद में जो है वो स्वस्थ व्यक्तित्व का परिणाम नहीं देता है। तो ये बहुत साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो है वो बहुत गहन टॉपिक है, लेकिन एक इंट्रोडक्शन की तरह अभी यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो आइए ये 5 स्टेजेस एक बार हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं ताकि हम अपने जो मुख्य टॉपिक है उस पर जा सकें। तो 5 चरण में से सबसे पहला चरण जो है
वो जन्म से 1 वर्ष की आयु तक ओरल फेज बोला जाता है या मौखिक फेज बोला जाता है। इस अवस्था में जो कामोत्तेजना का क्षेत्र यानी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का जो क्षेत्र रहता है वो रहता है मुंह, क्योंकि शिशु का अधिकांश जो चीज़ें हैं, क्रियाएं हैं, वो इस क्षेत्र से होने वाली है। तो क्योंकि खाना हो गया, दूध पीना हो गया, स्तनपान हो गया, जो भी पोषण के हैं ये 0 से 1 साल की उम्र में, यानी कि 0 से पैदा होने से लेकर 1 साल की उम्र का ये स्टेज है, जिसे शिशु अवस्था में हम लोग बोले भी थे। अब जब बच्चा 1 साल से 3 साल की अवस्था में पहुंचेगा तो इसे गुदा अवस्था बोला जाता है, यानी कि एनल फेज बोला जाता है। 1 से 3 वर्ष के बच्चों में इस अवस्था में आपको मूत्राशय और आंत्र नियंत्रण पर जोर दिया जाता है कि आप बच्चों को सिखाते हैं कि आपको बेड में सूसू नहीं करना है, या फिर आपको आ रहा है तो बाथरूम की तरफ ले जाना है। 3 साल तक में आप इसे शौचालय की ट्रेनिंग या पॉटी ट्रेनिंग जिसे बोला जाता है वो देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस एज में डेवलप होते हैं, और बच्चों को प्रोत्साहित करना रहता है इस उम्र में कि वो ये सब छोटे छोटे काम अपने खुद से कर सके। इसकी उम्र 1 से 3 साल रहती है। इसमें अगर डिले होता है तो उसके जो लंबे समय के प्रभाव रहते हैं कि अगर हमने अर्ली कर लिया, 1 साल के बच्चे में ही हम देना चालू कर दिए तो उसके अलग प्रभाव होंगे। 3 साल के बाद भी हमने अगर कोशिश नहीं की सुधारने की तो उसके अलग प्रभाव रहेंगे जब वो विकसित होंगे। फिर आता है हमारा लिंगीय अवस्था या फैलिक स्टेज जिसको बोला जाता है। ये 3 वर्ष से 6 वर्ष की उम्र में होता है। इस अवस्था के दौरान ही जो जननांग होते हैं हमारे, वो जो रहते हैं, वो क्षेत्र जो रहते हैं ऊर्जा के क्षेत्र रहते हैं। और इसके हिसाब से मतलब इसी समय पता चलता है जो जेंडर डिफरेंशिएशन है ना लोगों को, बच्चों को, वो उसी समय पता चलता है, क्योंकि उससे पहले तक उन्हें ये नहीं समझ आ रहता कि 2 लिंग अलग अलग हैं, यानी कि फीमेल अलग है और मेल अलग है। तो उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती, इसी समय में उन्हें ये समझ आती है। तो इसी समय यही फैलिक स्टेज जो लिंगी अवस्था है, इसी समय का जो है ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स है। इस अवस्था के दौरान जननांग कामुक क्षेत्र है और सिद्धांत बताता है कि यह समय वह समय होता है जब लड़के लड़कियां अपने आंतरिक अंगों के बारे में जागरूक होते हैं। इस समय एक युवा लड़का अपने पिता को अपनी माँ के ध्यान आकर्षण के लिए प्रतिद्वंदी मानता है। यानी लड़के जो रहते हैं वो अपने माँ की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं और पिता को प्रतिद्वंदी मानते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। और लड़कियां जो हैं वो अपनी माँ को प्रतिद्वंदी मानती हैं और पिता की तरफ आकर्षित रहती हैं, जिसे इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो लड़कियां जब पिता की तरफ अट्रैक्ट रहती हैं उसे इलेक्ट्रा, और जब लड़के माता की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं उसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ये एक बेसिक थ्योरी है। इसके बाद आता है हमारा सुप्त अवस्था, 7 साल से 13 साल की उम्र। इस समय क्या होता है कि इस समय मनोलैंगिक कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जो सेक्सुअल है, लेकिन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो जिसको हम साइकोलॉजी की भाषा में ईगो और सुपर ईगो बोलते हैं, यानी कि वो समाज के प्रति जागरूक हो रहे होते हैं। तो वो सब डेवलपमेंट और ज़रूरी डेवलपमेंट, वो दोस्तों से मिल रहे होते हैं, टीचर्स देख रहे होते हैं, तो ये सारे विकास होते रहते हैं। तो इस अवस्था के दौरान यौन भावनाएं या इच्छाएं सुप्त रहती हैं या दमित रहती हैं, क्योंकि अहंकार और प्रति अहंकार, वही सुपर ईगो और ईगो जो रहता है वो विकसित होता रहता है। तो बच्चे अधिक सामाजिक होना चालू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल भेजा जाने लगता है तो वो सामाजिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो इसे मनोलैंगिक अवस्था के डेवलपमेंट विकास में इसे सुसुप्त अवस्था बोला जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा है। इसके बाद आता है यौवन से मृत्यु तक, जो प्यूबर्टी से, यानी बच्चे जब यौवन को प्राप्त होते हैं उस वहाँ से लेकर मृत्यु तक, इसे जननांग अवस्था या जेनेटल फेज बोला जाता है। तो इस समय क्या होता है कि ये अंतिम अवस्था है। इस समय व्यक्ति की काम इच्छा जो रहती है वो सक्रिय होती है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण उनका डेवलप होता है। तो ये सारी चीज़ें इस स्टेज के समय होती हैं। अब हम अपने मुख्य टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स जो है वो मनोविश्लेषण सिद्धांत के मुताबिक लिखे गए हैं, और लिंग विकास के दौरान बच्चों में विकसित होने वाले ये भावनात्मक जुड़ाव है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स लड़कों में से जुड़ा हुआ है, जबकि इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स जो है लड़कियों से जुड़ा हुआ है। तो लड़कों का जो माता के प्रति अट्रैक्शन रहता है और लड़कियों का अपने पिता के प्रति जो अट्रैक्शन रहता है उसके नाम है ये। तो लड़कों का माता के प्रति अट्रैक्शन को ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, और पुत्रियों का पिता के प्रति अट्रैक्शन को इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है।
तो अब हम इंडिविजुअली इसको एक बार देखते हैं कि एडिपस कॉम्प्लेक्स या एडिपस ग्रंथि मनोग्रंथि जो है यह हर मनुष्य के अंदर छिपी हुई है और काम वासना की एक ग्रंथि है जिसका जो ये अफेक्ट करती है। तो पुत्र का जो प्रथम जो अट्रैक्शन रहता है वो माता की तरफ रहता है, क्योंकि उसके फर्स्ट जो उसको फर्स्ट जो अपोजिट लिंग दिखा है जीवन में वो उसकी माता है। तो वो उसके प्रति अट्रैक्शन रहता है, और जो हिंसा और घृणा का भाव रहता है प्रथम, या फिर बोलना चाहिए कंपटीशन की भावना रहती है, वो अपने पिता से रहती है। तो अभी हम लड़कों की बात कर रहे हैं, छोटे लड़कों की। तो ये बताता है कि बच्चा जो है विपरीत लिंग के माता पिता से नफरत करना चालू करता है। ये लड़के और लड़के दोनों में होता है, पर शुरू में जब ये डेवलप हुआ था या सिगमंड फ्रॉइड ने जब ये डेवलप किया था तो लड़कों के लिए किया था, बाद में इसे लड़कियों के लिए थोड़ा विस्तार किया गया और नेगेटिव ओटिपस बोला गया, और बाद में उसका नाम और बदला गया। तो जब लड़के को अपनी माता से अट्रैक्शन होना चालू होता है तो वो पिता से थोड़ा नाराज़ रहने लगता है, क्योंकि माताएं अगर उनको अपना अटेंशन देती हैं तो पिता से नाराज़ रहने लगती है। लेकिन क्योंकि पिता जो है वो शारीरिक रूप से उस बच्चे से ज़्यादा मजबूत है, तो उनसे उनसे डर भी लगता है। तो बच्चा जो है वो पिता से गुस्सा गुस्सा रहता है और डरा हुआ सा रहता है, लड़के जो रहते हैं, और उसे लगता है कि पिता जो है वो उसका लिंग काट सकते हैं, जिसे कैस्ट्रेशन एंजाइटी भी बोला जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक कंपटीशन है। ये बहुत छोटे बच्चों की बात हो रही है, जो हमारे 3 से 6 साल के बच्चों की बात हो रही है। तो ये बाद में जाके जब हम पूरे विकसित हो जाते हैं तो याद नहीं रहता है, और ये सब चीज़ें अननोइंगली होती हैं, ये डेवलपमेंट का हिस्सा हैं। तो इस चिंता से निपटने के लिए बच्चा जो है धीरे धीरे पिता से पहचान बनाना चालू करता है, क्योंकि अपने डर को पार पाने के लिए वो पिता से पहचान बनाना चालू करता है, और माँ के लिए जो है अपनी ये जो फीलिंग है उसे दबाना चालू करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है, समझदारी आती है, तो ये फीलिंग को वो दमन करने लगता है। तो वे अपने पिता को अपना जो बोलना चाहिए आइडल मानने लगते हैं, और बाद में अगर ये स्टेज सही से क्रॉस होता है तो वो अपने पिता की तरह ही बनते हैं, और अपने पिता के गुणों का यूज़ करके वो महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि जब यौवन अवस्था तक जाएंगे तो वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब ये नाम जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ये जो ग्रीक माइथोलॉजी का एक हिस्सा है, और इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है कि ओडिपस जो है, जो प्राचीन लोक कथा है उसमें ओडिपस जो है वो थिबिस के राजा जो है लेउस और रानी जोकास्ता के पुत्र थे, लेउस और जोकास्ता के। तो ओडिपस के जन्म के पूर्व ही एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि ये अपने पिता का हत्यारा बनेगा। तो जैसे ही राजा को ये पता चलता है भविष्यवाणी, तो वो इस बच्चे को अपने राज्य से बाहर कर देता है। जब वो बाहर कर देता है तो पड़ोसी राज्य के जो राजा रहते हैं वो उसको पालने लगते हैं, और उसका पालन राजकुमारों जैसे ही करते हैं। उसे नहीं पता रहता बच्चे को, जब वो बड़ा होता है तो उसे नहीं पता रहता कि ये उसके ओरिजिनल पिता जो हैं वो नहीं है। तो जब ये बड़ा होता है तो ये भी अपने भविष्यवक्ता के पास जाता है और बोलता है कि ओडिपस जो है भविष्यवक्ता के पास जाता है और अपना भविष्य दिखवाता है। तो वो भविष्यवक्ता उसको बोलता है कि आपके भविष्य में लिखा हुआ है कि आप अपने पिता की हत्या करेंगे और अपनी माँ से विवाह करेंगे। तो बोलता है कि आपके लिए यही अच्छा है कि आप इस राज्य की सुख शांति के लिए इस राज्य को छोड़ें, का त्याग कर दें। तो बच्चा भी सोचता है, अभी वो जो उसको तो नहीं पता रहता है कि वो उसके ओरिजिनल पिता नहीं है, लेकिन वो राज्य छोड़ देता है ये सोच के कि मैं अपने पिता का हत्यारा ना बनूं, और राज्य छोड़ के अपने पुराने राज्य थिबिस की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि वो थिबिस का ही राजकुमार है। रास्ते में उसकी लड़ाई होती है अपने ही पिता से, जो ओरिजिनल पिता है उसके, जो राजा लेउस है, उनसे लड़ाई होती है। और लड़ाई करने के बाद क्योंकि वो कमज़ोर हो चुके रहते हैं वो मर जाते हैं। और जब वो राज्य थिबीस पहुंचता है तो वहाँ पे एक स्फिंक्स नाम का राक्षस रहता है, जो ये ऐसा अर्ध मनुष्य जैसा राक्षस रहता है, जिसकी मुंडी मनुष्य की रहती है, पंख भी रहते हैं। तो इस टाइप का एक राक्षस रहता है जिससे वहाँ की जनता बहुत परेशान रहती है, और ये उस राक्षस को मार डालता है। तो जनता खुश होके उसको निर्वाचित करती है वहाँ के राजा की तरह, और वहाँ की जो रानी रहती है जोकास्ता, उसकी शादी उससे करवा देती है बाद में, जिससे उससे बच्चे भी होते हैं। तो अभी तक भी ओडिपस को ये पता नहीं है कि ये उसकी माता है जोकास्ता, जिससे उसकी शादी हो गई। कुछ समय के बाद उस राज्य में महामारी फैलने लगती है, तो वापस ज्योतिषों से परामर्श लिया जाता है। तो उन्हें बताया जाता है कि
आप जो है थिबिस में जो राजा है उसमें उसका प्रकोप मतलब महामारी का प्रकोप तभी शांत होगा जब राजा के हत्यारे को आप यहाँ से भगाओगे। तब इसको भी इडिपस को भी पता चलता है कि ये राज्य उसी का राज्य है और वो राजकुमार है और उसने अपने पिता की हत्या कर दी है और अपनी माँ से शादी कर ली है। तो ये बात उसको भी तभी पता चलती है। तो ये शर्म के मारे जो है आत्मग्लानि के कारण जो रहता है वो अपनी आंखें जो है पश्चाताप में फोड़ लेता है, क्योंकि उसे ये विश्वास नहीं हो रहा रहता कि वो अपनी माँ से शादी कर चुका है। और वैसे ही जो उसकी माँ रहती है जब उसको पता चलता है तो वो फांसी लगा के आत्महत्या कर ली रहती है। तो क्योंकि ओडिपस जो है उसने अपने पिता की हत्या की थी, तो इस जो थ्योरी है इसका नाम ओडिपस कॉम्प्लेक्स उस राजकुमार पे रख दिया गया जो पिता के खिलाफ था। हालांकि वो अनजाने में था, लेकिन नाम जो है ये उसका दे दिया गया है। वैसे ही अब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पर आते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड ने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, बस उसने कहा था कि महिलाओं में भी होता है और उसे नेगेटिव ओडिपस कहा जाता है। बाद में नेगेटिव ओडिपस बोला था सिगमंड फ्रॉइड ने। बाद में कार्ल जंग आए 1913 में और उन्होंने इसका नाम जो महिलाओं में होता है उसका नाम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दिया। तो इस सिद्धांत के अनुसार यही सेम चीज़ जो लड़कों में होती है वैसे ही लड़कियों के भी स्टेज होते हैं। और लड़की जो है अपने पिता के स्नेह के लिए माँ से प्रतिस्पर्धा करती है, यानी कि उसको अपनी माँ से चिढ़ होती है क्योंकि उसे पिता का अटेंशन पाना होता है। तो लड़की जो है माँ से ईर्ष्या करने लगती है और उसे एहसास होता है कि उसके पास वो लिंग ही नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि शक्ति या अट्रैक्शन जो है लिंग से आ रहा है और माँ ने उसके लिंग काट दिए हैं, ऐसा उसको चिंता होने लगती है। या फिर ऐसा एक स्टेज आता है जब वो माँ से कंपटीशन करने लगती है, तो वो अपने पिता के लिए भावनाएं विकसित करती है और अपने माँ को अनदेखा करने लगती है या फिर कोशिश करती है वो अपने पिता के करीब रहे। इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। बाद में जैसे जैसे बड़ी होती हैं स्त्रियां वो अपने माँ को देखने लगती हैं और उनसे जुड़ने लगती हैं और साथ में वो जो करती हैं वैसा करने भी लगती हैं। जब 6 साल से बड़ी होती हैं फिर वो लिपस्टिक लगाने लगती है, अपनी माँ को फॉलो करने लगती है, माँ से प्यार करने लगती है। तो लड़कियों का लगाव माँ से हो जाता है उसके बाद 6 साल क्रॉस होने के बाद, लेकिन शुरू में तो जो रहता है वो उनसे प्रतिस्पर्धा ही करती हैं। तो इसका भी नाम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इसलिए दिया गया था क्योंकि इलेक्ट्रा जो थी एक राजकुमारी थी और इन्होंने अपनी माता की हत्या की थी। तो इनकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि उनके पिता और माता जो रहते हैं, तो उनके पिता रहते हैं एगेमॉन और माता जो रहती है क्लाइटमेनेस्ट्रा रहती हैं। तो जब उसके पिता जो रहते हैं वो ट्रोजन के युद्ध में गए रहते हैं, तो ये जो क्लाइटमेनेस्ट्रा रहती है उनके चचेरे भाई से उनका चक्कर चलने लगता है और जब वो युद्ध से लौट कर आते हैं तो वो अपने इस प्रेमी के साथ मिलकर राजा को मार डालती हैं, यानी कि इलेक्ट्रा के पति को मार डालती हैं। फिर इलेक्ट्रा के एक भाई और 2 बहनें भी रहती हैं। तो अपने भाई को जो राज्य का होने वाला राजकुमार है या राजा है उसको बचाने के लिए उसको बाहर भेज देती है और सुरक्षित रखती है। और जब भाई बड़ा होके आता है तब तक वो इंतज़ार करती है और आने के बाद जो रहते हैं अपने भाई के साथ मिलकर अपनी माँ का मर्डर करती है, तो अपनी माँ को मारती है। इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स के बारे में जो लड़कियां अपनी माँ के प्रति ईर्ष्या करती हैं उस कॉम्प्लेक्स का नाम इस राजकुमारी इलेक्ट्रा के नाम पर रखा गया था कि वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है। तो ये सिगमंड फ्रॉइड की ये थ्योरी है। अब क्योंकि ये मनोलैंगिक विकास की थ्योरी है तो इसकी कई आलोचना भी हुई। अब पुरानी शताब्दी की बात है, 20वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की बात है, तो उस समय चीज़ें उतनी डेवलप नहीं थी, तो उसकी कई आलोचनाएं भी हुई और उसके आगे भी बहुत सारी डेवलप्ड थ्योरी आई, पर ये सबसे फेमस थ्योरी है। तो इसकी क्या क्या आलोचना हुई है इस पर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। कि एक तो ये पुरुष विकास के ऊपर ज़्यादा केंद्रित थी, तो मैंने बताया कि ओडिपस पे ज़्यादा चर्चा है और इलेक्ट्रा पे कम चर्चा है, तो महिलाओं के लिए विकास पे इसका उल्लेख कम था। दूसरा, ऐसा माना गया कि क्योंकि कामेक्षा जो है उसको मापना यानी कि उसको मेजर करना बहुत ही मुश्किल है, तो आप नहीं मेजर कर सकते। ऊपर से क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चों में होता है, तो बच्चे भी आपको कोई फ्रूटफुल आंसर नहीं दे सकते उस एज में, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कैसे डेवलप हुआ है या कितनी सच बात है। साथ में ये केस स्टडीज़ पे निर्भर है कि क्या किया गया था, केसेस लिए गए थे कि जिनके बचपन में कुछ परेशानियां रही हैं वो कैसा बिहेव कर रहे हैं बड़े होके, जिनके में नहीं हुई है वो कैसे विकसित हुए हैं, इस प्रकार की स्टडी की गई थी और उसके हिसाब से शोध किया गया था, तो इसलिए भी इसकी आलोचना होती है।
दूसरा, इसकी भविष्यवाणी अस्पष्ट है, यानी कि आप एकदम से नहीं बता सकते कि बच्चा कैसे डेवलप होने वाला है, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर और फाइनेंशियल प्रेशर और भी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजी की डेवलपमेंट में, यानी मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट में अब असर डालने वाली हैं। इसके अलावा क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, तो उसमें समलैंगिक या उभयलिंगी या पैनसेक्सुअल लोगों के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। यानी कि ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि अगर 3 साल से 6 साल की फैलिक स्टेज में जब अपोजिट लिंग की तरफ अट्रैक्शन होना चाहिए, अगर सेम लिंग की तरफ अट्रैक्शन होने लग गया तो क्या होगा, तो उसका बड़े होने पर विकास पर क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों पर क्योंकि ये इस थ्योरी में चर्चा नहीं की गई है, तो ये कुछ आलोचनाएं हैं, लेकिन ये अभी भी सबसे फेमस थ्योरी है हमारे मनोलैंगिक विकास की, यानी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की अभी भी सबसे फेमस थ्योरी इसी को माना जाता है। और इसी थ्योरी और इसी टाइप के कुछ और थ्योरीज के कारण ही सिगमंड फ्राइड जो है, उनको मनोविश्लेषण का पिता यानी जनक भी कहा जाता है। ये फादर ऑफ साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है और बहुत फेमस थ्योरी है। तो अगली बार किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।